प्रशांत किशोर को लेकर कहा जा रहा है कि भाई जिस तरीके से वो जो नीतीश कुमार के कोर वोटर्स हैं, महिला, महादलित, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके बीच लगातार काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आरजेडी के लिए, तेजस्वी के लिए मुश्किल खड़े करने के लिए वो युवाओं के बीच लगातार अपील कर रहे हैं। मुस्लिमों के बीच अभी सम्मेलन किया हाल में, बड़ा उसके वीडियो चर्चा में रहे, वायरल हुए। तो एक सभी लोग मैं देख रहा हूँ, चाहे वो जेडीयू हों, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, वो प्रशांत किशोर को एक खतरे के तौर पर देख रहे हैं। तो क्या वाकई वो उनको सीरियस लेना चाहिए? प्रशांत किशोर क्या वाकई इतना उभर कर आ गए हैं कि वो जेडीयू के लिए या आरजेडी के लिए दिक्कतें, मुश्किल कल को पैदा कर सकते हैं? सुधांशु जी, जवाब पहले आपसे चाहूंगा। अभी जो माहौल है, जी सुधांशु जी से पहले जवाब चाहता हूँ, फिर आता हूँ बस। जी देखिए सौरभ जी, ऐसा है ना, जो बिहार की राजनीति है, और मेरे ख्याल में बिहार की क्यों कहे, पूरे देश की राजनीति है ना, सबका एक वोट बैंक है। और वो वोट बैंक मतलब कास्ट ज्यादा आधारित होता है। और जिस चीज को प्रशांत जी लेकर चल रहे हैं कि जैसे ये अगर हम समझने की कोशिश करें, क्या युवा एक इस नाम पर वोट करता है कि वो युवा है? तो अगर इस तरह की कुछ चीजें वहां नहीं मिलनी है, और अगर युवा को वोट ही करना है, तो उसके लिए तो दोनों ही, नीतीश जी भी अपनी तरफ से ये दावेदारी कर रहे हैं कि उन्होंने सरकारी नौकरियां दी, और लगभग 5 लाख नौकरियां जो है दी गई हैं 17 महीने के कार्यकाल में। तेजस्वी जी का भी वही यूएसपी था कि भाई वो वोट जो है युवाओं को सरकारी नौकरी, चूंकि बिहार में सरकारी नौकरी का बहुत ज्यादा क्रेज है। तो दूसरी चीज, जैसे ये अभी कह रहे थे कि अल्पसंख्यक का, आप एक चीज समझिए, अल्पसंख्यक किसी भी सूरत में उस समय, जबकि उनको एक थ्रेट के रूप में एक पार्टी ऐसी खड़ी है जिससे उनको परेशानी महसूस होती है, मैं ये उनको जो लगती है मैं वो कह रहा हूँ जी, उस स्थिति में कोई ऐसा डिसीजन वो कर ले कि वो मतलब, क्योंकि देखिए जेडीयू का भी एक सर्टेन वोट बैंक है, जो जेडीयू को भी अल्पसंख्यकों का वोट मिलता है, और आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट जब एक साथ हो जाता है तो मेजर वोट उधर जाएगा, क्योंकि बीजेपी से उनकी थोड़ी नाराजगी रही। तो केवल इसलिए कि प्रशांत किशोर उनके बीच जा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, वो ठीक है। एट ए टाइम आपको एक चीज याद करिए, एआईएमएम जब वहां पर पहुंचा बिहार में, तो एआईएमएम भी बहुत ज्यादा पैन इंडिया, मतलब पैन इंडिया तो नहीं ही कर पाया। बिहार में भी जो एक क्षेत्र था वहां पर उसका कुछ दिन तक रहा, लेकिन आगे आने वालों में जब लोगों को ये लगा, पिछली दफा का जो विधानसभा हुआ, उसके बाद जब लगा कि एआईएम की वजह से शायद जैसा जो चलाया गया, यद्यपि वो उस बात में बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं है, लेकिन ये चला कि भाई अगर एआईएम नहीं आकर डिस्टर्ब करता तो शायद जो है आरजेडी अलायंस की सरकार बन जाए। उनकी 5 सीटें भी आई थी, लेकिन जब वो लग गया मुझे अल्पसंख्यकों को कि भाई ऐसा करने से उनको नुकसान हुआ, वो चूंकि वो चाहते थे कि आरजेडी की सरकार बने, तो उस समय में कोई केवल इसलिए कि उनके बीच जा रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उनकी रैलियां कर रहा है, उनसे कुछ वादे कर रहा है, इस नाम पर वो अभी आ जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता। एक आपको एक उदाहरण देता हूँ जी। बिहार में बीजेपी ने यादवों को जोड़ने के एक बड़ा अभियान सा चलाया हुआ था, और पीछे काफी बड़े स्तर से पर, वो आपको याद हो अगर, तो यादव महासभा कराने की कोशिश की गई थी, और उस यादव महासभा की जो रिपोर्ट आई वो क्या थी, लोग आए थे, क्योंकि डिफरेंट, देखिए होता क्या है कि हर दल से कुछ लोग नाराज होते हैं, लेकिन वो नाराजगी क्या वोट के समय में भी उसी तरीके की रह जाएगी, एक महत्वपूर्ण बात है। और हम इस चीज को लगातार चर्चा करते रहे बीजेपी के संदर्भ में भी कि भाई कई बार भीड़ बहुत दिखती है, तेजस्वी की सभा में बहुत भीड़ दिखती थी, वोटिंग के टाइम पे चीजें अलग हो जाती है, तो वो चीजें वहां पर भी रही। यादव महासभा को जोड़ा, कोशिश कर ली बीजेपी ने, लेकिन यादवों का अल्टीमेटली क्या है, मेजर हिस्सा आज के दिन भी आरजेडी के साथ करा। तो कोई अब इसी तरीके से जो अति पिछड़ा का जो है मामला, अति पिछड़े में नीतीश कुमार जी की पैठ उसी तरह प्रकार बनी हुई, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, अगर वो पैठ नहीं होती तो ये 12 सीट लोकसभा में कहां से आई? आखिरकार वो तो है ना, अति पिछड़ा, अति दलित, ये जो उन्होंने नीतीश जी ने बनाया हुआ है, वो वोट बैंक उनके साथ है। अब जहां तक बात रही महिलाओं वाले में, एक चीज केवल जो अभी तक नीतीश जी करते रहे, क्या है, उन्होंने कई सारी चीजें महिलाओं के लिए नहीं की थी। उसमें सबसे बड़ा चीज तो ये था कि भाई लॉ का जो कहते हैं ना, सुशासन बाबू जो कहलाते थे, और जो एक खतरा पिछले दिनों जो एक आरोप लगता था आरजेडी सरकार के ऊपर कि भाई जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत खराब है, उसको उन्होंने ठीक किया था, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, सारी चीजें हुई, तो उससे थोड़ा महिलाओं में सुरक्षा का भाव आया। फिर वो आपको याद हो अगर तो साइकिल योजना चली थी, पोशाक योजना चली थी, वो सारी योजनाएं खास करके स्कूल की बच्चियों का बिहार में वो एक तरह की क्रांति की तरह थी। जब नीतीश जी पहली दफा आए थे कि भाई लड़कियां जो है साइकिल पर चढ़कर स्कूल जा रही घंटी बजाते हुए, तो वो लोगों को बड़ा आकर्षित करता था, और महिलाओं में इस वजह से उनकी नीतीश जी का एक क्रेज है। तो आज के दिन केवल एक लॉ एंड ऑर्डर वाला सिचुएशन तो जरूर आया है, जो अभी आप शुरू में दिखा भी रहे थे, वो सच्चाई है उसमें। देखिए, और प्लान से आरजेडी, चूंकि आरजेडी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगातार यही लगता है, जब
आरजेडी का शासन होता है जी तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ते हैं। इसलिए प्लानिंग से तेजस्वी जी लगातार आप देखते हैं कि कभी कभी उनका ट्वीट आएगा, आज के दिन में 35 अपराध हुए तो 40 अपराध हुए, महिलाओं के लिए भी अपराध के बात होता है। तो हाँ, थोड़ा डिस्टरबेंस तो हो सकता है, लेकिन सवाल ये है जैसे कि बीजेपी नेता की जो हत्या हुई है उस मामले में भी तेजस्वी यादव लगातार एग्रेसिव हैं और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक चीज जो मैं लास्ट जोड़ना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर आखिर ऐसा क्या और कौन सा भरोसा दिला पाएंगे जो नीतीश जी नहीं दिला पाएंगे या दूसरे लोग नहीं दिला पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अभी बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है, क्योंकि वहां कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होता है, वोट बैंक और वोटर्स के साथ सबके अपनी अपनी लीडरशिप तय है, बहुत ज्यादा चेंजेस वहां हो नहीं रहा। देखिए कोशिश बहुत हुई, जैसे अभी कुशवाहा को आरजेडी ने उतार कर कोशिश करी है कि कुशवाहा वोटों में सेंध लगाए, पता नहीं कितना सफल वो रहे। मतलब ये हो सकता है कि जहां कैंडिडेट खड़ा वहां तो वोट दिया उन वर्ग के लोगों ने, लेकिन दूसरी जगह पर उसका इम्पैक्ट हुआ ऐसा नहीं दिया।